बहुत ज्यादा। इस वजह से हम लोग कहते होते हैं कि ये वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। अच्छा जी। देन आ गया, when water freezes at 0 डिग्री सेल्सियस its density decreases due to, किस वजह से? empty spaces between present between the structure of ice, hexagonal structure बनता है ना, तो आंसर इज बीटा। इन ऑर्डर टू मेंशन द बॉइलिंग पॉइंट, इसे काट दें क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे 2020 सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो पहले का आंसर चार्ली, दूसरे का आंसर अल्फा, तीसरे का आंसर चार्ली, चौथे का आंसर बीटा, और पांचवा हमने करना नहीं है। fill in the blank, the polarizability of noble gases dash down the group, जाहिर बात है इंक्रीज है, इंक्रीज। इंक्रीज है, तो आंसर है इंक्रीजेस। डैश इज डेवलप्ड इन एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या लिखेंगे आप? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन। मतलब है कि ये एमसीक्यू में भी आ रहा है, फिल इन द ब्लैंक में भी आ रहा है, तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ स्टेटमेंट। Exceptionally weak dash of HF is due to strong hydrogen bonding present in it. Exceptionally एसिडिक। एसिडिक। acidic strength, weak acidic strength, कि उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है? कमजोर, कम होती है। मैंने आपको उसमें लिखवाया हुआ। ठीक हो गया। The concept of dynamic equilibrium in the ultimate dash of all reversible reaction, ये स्टेटमेंट है गोल। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये असल में इवेपोरेशन और बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर वगैरह में आता है, तो इसे छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन एक फिनोमिना है कि रिवर्सिबल अपना रिएक्शंस का जो डायनामिक इक्विलिब्रियम आता है फॉरवर्ड और रिवर्स जाने का, तो वो क्या होता है? अल्टीमेट गोल होता है, GOAL, गोल आता है। Heat of vaporization of C6 should be dash than C2 greater, जाहिर बात है ज्यादा होगी। जाहिर बात है क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि उसमें कार्बन ज्यादा है, एटॉमिसिटी ज्यादा है, अपना लंडन फोर्सेस ज्यादा होती है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आइस फ्रॉम लिक्विड वाटर देयर इज अ डैश परसेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम, 9%। 9%, important one। The rate of increase of vapor pressure of water at dash at high, ये छोड़ दें आप, ये सिलेबस में नहीं है। A layer of ice on the surface of water dash the water underneath for further heat loss, insulate, insulate, insulate करती है, कवर करती है, प्रोटेक्ट करती है, तो जो मर्जी आप लिख लें वो चलेगा। इवेपोरेशन नहीं है। लिक्विड क्रिस्टल आर यूज्ड इन डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जी। इसके बाद आ जाए फिलिंग अपना ट्रू एंड फॉल्स। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस आर वीकर देन डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, तो बताएं सही है? फॉल्स है। फॉल्स है सर। स्ट्रॉन्गर होती हैं। द आयन डाइपोल इंटरेक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसोल्यूशन ऑफ आयनिक सब्सटेंसेस इन वाटर, बिल्कुल ठीक। आयन और डाइपोल यानी कि NaCl है ना, Na प्लस वाटर में जब डिजोल्व होता है तो आयन डाइपोल फोर्सेस उसके अंदर होती है। The high polarizability of iodine is responsible for its existence in solid form and it's different from other halogen, बिल्कुल सही, क्योंकि इसकी जो हाई पोलराइजेबिलिटी होती है उसमें स्ट्रॉन्ग लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस क्रिएट कर देती है, जिस वजह से वो किस फॉर्म में होती है? लिक्विड फॉर्म में होती है। The strong hydrogen bonding in H2S makes it different from water, इसमें तो फॉल्स है। बॉन्डिंग होती ही नहीं है। H2S में वन डर वाल फोर्सेस होती हैं, यानी कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। ठीक है, इसलिए फॉल्स हो गया। हाइड्रोकार्बन्स आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर पोलर कंपाउंड, पहला तो ये झूठ है, हाइड्रोकार्बन सॉल्युबल नहीं होते, तो सॉल्युबल की जगह क्या आना है? इनसॉल्युबल। और दूसरा लिखा हुआ है पोलर, पोलर उससे बड़ा झूठ है, ये नॉन पोलर होते। The viscosity of liquid partially depend upon extent of hydrogen bonding, बिल्कुल ठीक, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होगी उसकी विस्कोसिटी ज्यादा होगी, ये याद रख लें। हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब जो शहद है वो सबसे ज्यादा विस्कस क्यों है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, जिस वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ग्लिसरीन देखते हैं वो भी विस्कस है, उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ऐसे वाटर है, ये ऑयल से ज्यादा गाढ़ा है। ठीक है,
तो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अच्छा जी, इसके बाद देखिए द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड वेपर स्टेट इज डायनामिक इन नेचर। तो लिक्विड और वेपर ये वाला छोड़ दें क्योंकि ये वाला भी इवेपोरेशन और वेपर प्रेशर का हिस्सा है। हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। एट्थ वन इज ट्रू क्योंकि हीट ऑफ वेपोराइजेशन उसी की ज्यादा होगी जिसमें फोर्सेस ज्यादा होंगी, उसे तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी। Ice does not show any vapor pressure on its surface at -1 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमने वैसे ही छोड़ देना है क्योंकि ये एक्सक्लूडेड है। ठीक है, वैसे हर किसी का वेपर प्रेशर हर टेम्परेचर पे होता है। हाँ, वो कम हो सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। आइस भी वेपर प्रेशर रखती है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। ये भी छोड़ दें क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट हमारे शॉर्ट सिलेबस में 2020 में नहीं है। देन आ जाओ शॉर्ट क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 4, विच टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस विल डोमिनेट इन फॉलोइंग लिक्विड्स। पहला अमोनिया। अमोनिया में लिख लें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अमोनिया में लिखें क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा लिखा हुआ ऑक्टेन, उसमें लिखे लंदन फोर्सेस होती हैं। ऑक्टेन में क्या होती है? लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। तीसरा लिखा हुआ आर्गोन, आर्गोन में भी लिखे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। आर्गोन में भी लिखे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, इसके बाद देखें प्रोपानोन। प्रोपानोन ये कीटोन है, आपको पता है अपना। इसमें क्या होती है? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। कौन सी फोर्सेस होती हैं? डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती हैं। ठीक है, मिथानोल, मिथानोल अल्कोहल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसमें कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कौन सी होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बच्चे अपने नेम के साथ रोल नंबर के साथ है। ठीक है, एलिएशन वगैरह नेम के साथ रोल नंबर के साथ है। ठीक है, वरना फिर वेटिंग में आप चले जाओगे। दूसरा है बीटा। प्रोपानोन, प्रोपानोल एंड ब्यूटान have similar relative molecular masses. List them in their expected order of increasing boiling point. प्रोपानोन, प्रोपानोल और ब्यूटेन, ये चार हैं। जाहिर बात है इनके मोलर मैसेज तकरीबन क्या है? पास पास है। लेकिन मोलर मैसेज पास पास होने के साथ साथ वो कहता है कि इनके बॉइलिंग पॉइंट में असल इसका जो है वो टॉपिक नहीं आएगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट अगर पढ़ेंगे तो फिर इससे नहीं पढ़ना आपने। लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रेंथ के हिसाब से हम लोग उसका जो है ना वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो हम लोग क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं। मसलन ये है जी पहले नंबर पे आएगा। दूसरा कौन है जी हमारे पास? प्रोपानोन, ये है, और आखिर पे है ब्यूटेन। तो मैंने उसी तरतीब से लिखा है जिस तरतीब से बॉइलिंग पॉइंट आने हैं। आपने क्या लिखना है कि इसके अंदर होती है वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके अंदर होती है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, और इसके अंदर होती है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। क्यों? सबको पता है, मैं वाज़ेह कर देता हूँ। इसके पास दो लोन पेयर है और पार्शियल पॉजिटिव चार हाइड्रोजन है। इधर हाइड्रोजन नहीं है, बेशक लोन पेयर और नेगेटिव पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं है, प्योर नॉन पोलर है। सही है, तो इसलिए ये सबसे स्ट्रॉन्ग, ये सबसे वीक, और ये वीक और ये सबसे वीक, तो इसलिए ऐसे इसका ऑर्डर है, ये सबसे ज्यादा, ये सबसे, तो इस तरह ये आएगा। ठीक है, सबसे ज्यादा अपना पहले नंबर पे ये आएगा। तो यानी कि हम लोग इसे यूं कहते थे पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरे नंबर पे ये बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से आएगा, या मतलब कि हाई के हिसाब से। सही है, सबसे हाई इसका, उसके बाद लो इसका, और सबसे लो इसका। ठीक है जी, इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट है ना, तो इसलिए जरा एहतियात करनी है। इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से 1 ये है, 2 ये है, और 3 ये गलती नहीं करनी। वैसे ऑर्डर
दोनों तरीके से ठीक है क्योंकि प्रोपानॉन का हाई है सबसे पहला। अच्छा, explain the following with reason. In hydrogen bonding structure, HF, which is stronger bond, the shorter covalent bond and the longer hydrogen bond. आपको पता है सिंपल सा आंसर है इसका कि इसमें जो कोवलेंट बॉन्ड है वो मच मच स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोजन बॉन्ड से, और वो तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो सिर्फ अपना जो है ना वो तो बहुत वीक होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स, और इंट्रा में इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हाइड्रोजन में बॉन्डिंग में, उस तरह डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। इन अ वेरी कोल्ड विंटर फिशेस गार्डन पाउंड्स ऑफ देयर लाइफ, यानी कि रहती हैं अपनी लाइफ ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया था कि आइस क्या करती है, ऊपर लेयर बना लेती है, ब्लैंकेट बना लेती है, इंसुलेट करती है, और नीचे वाले पानी को फर्दर अटैक से, फर्दर कूल डाउन होने से, फ्रीज होने से बचाती है। इस वजह से देयर इज अ लाइफ अंडर आइस इन पोलर रीजन्स। वाटर एंड इथेनॉल कैन मिक्स इजीली इन ऑल प्रोपोर्शन, यही पे मैंने अपने जो है ना वो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टॉपिक में बताया था। वाटर और अल्कोहल दोनों में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं, इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से ये आपस में हर प्रोपोर्शन में इंटरमिक्स होते हैं। द ओरिजिन ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इन वाटर, वाटर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आपको पता है, आपने बताना है इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इसका स्ट्रक्चर वगैरह बनाकर इसे एक्सप्लेन करना है। दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ओरिजिन का मतलब उसमें दो लोन पेयर बनाओ, दो हाइड्रोजन बनाओ, उसमें सारे स्ट्रक्चर बना के बताओ कि इसके अंदर दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। Briefly consider some of the effects of our lives of water weakly hydrogen bonding present in among the molecule, कि वो बताओ जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, लाइक आपने बता देना ग्लूकोज है, ये है, वो है, फलान ढमका। जी तैयब रजा। ये जो क्वेश्चन ओरिजिन वाला है इसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर का स्ट्रक्चर वगैरह बनाना है। हाँ जी, वाटर का स्ट्रक्चर बनाना है और साथ में बताना है कि इसमें दो हाइड्रोजन पेयर हैं, दो हाइड्रोजन है, इस वजह से ये दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है और उसका स्ट्रक्चर बनाना है। ओरिजिन का मतलब होता है स्ट्रक्चर, ये बनती कैसे है, उसमें कैसे बनी, वो कैसे वो आपने बना के बतानी है ना, डायग्राम बना के बतानी है। All gases have, six का B part, all gases have a characteristic critical temperature. Above the critical temperature, it is impossible to liquefy. The critical temperature of the carbon dioxide is this one, this one, this one. The liquid, the properties of this one, molecular formula वगैरह 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 वगैरह। असल में हमारा क्वेश्चन है कि वो कहता है विच गैस स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ब्रीफली एक्सप्लेन योर चॉइस। किसमें स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन में देखो, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉन पोलर लेकिन मोलर मास कितना 44, मीथेन भी नॉन पोलर। ये बाकी सब कहानी होती है सारी ना, जैसे इंडिकेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लंबी सी स्टेटमेंट आती है और बीच में से पूछा जाता है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको पता है जिसका मोलर मास ज्यादा हो, इसमें साइज ज्यादा है, पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, स्ट्रेंथ ऑफ लैंडिंग फोर्सेस क्या होगी इसकी ज्यादा होगी, तो इसका साइज कम है, पोलराइजेबिलिटी कम है, स्ट्रेंथ ऑफ लैंडिंग फोर्सेस कम है। ठीक है, तो मीथेन ने विन करना, बाकी सारी कहानी है ये क्रिटिकल टेम्परेचर और ये वो। थ्री लिक्विड्स आर प्रॉपर्टीज मेंशन अगेंस्ट द नेम, तीन लिक्विड की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दो, और सारी टेबल बना दिया, कोई बात नहीं, टेबल का कोई इफेक्ट नहीं हमारी सेहत पे। अल्फा में लिखा हुआ है टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो वाटर में लिखे दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, साथ में के अल्फा पार्ट के पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। बीटा पार्ट का है डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, चार्ली पार्ट का है लैंड एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। चार्ली का क्या है, लैंड एंड डिस्पर्शन फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट, व्हाट डू यू डिड्यूस अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस इन लिक्विड्स। व्हाट डू यू रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से क्या कहेंगे आप, तो आपने बताना है अपना वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्योंकि दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और दूसरे नंबर पे आपने बताना है प्रोपानॉन में वीकर है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस है, और तीसरे नंबर पे आपने बताना है, यानी कि ऑर्डर लिख देना है, वाटर पहले पे, प्रोपानॉन दूसरे पे और पेंटेन तीसरे पे। If liquids are shaken together in pairs, which pair would unlikely to mix, कौन इन आपस में मिक्स ही नहीं होगा, तो आंसर लिखें वाटर एंड पेंटेन। आंसर लिखें, पहले का आंसर लिखें क्वेश्चन नंबर 7 के सी पार्ट के पहले का आंसर लिखें वाटर एंड पेंटेन, ये आपस में मिक्स ही नहीं होंगे क्योंकि एक पोलर है और एक नॉन पोलर है। विच पेयर एक्सप्लेन दिस इमिसिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ फोर्सेस बिटवीन देम मॉलिक्यूल, तो आपने लिख देना वाटर पोलर है और पेंटेन नॉन पोलर है, तो अनलाइक डोंट डिसॉल्व ईच अदर। रीजन क्या लिखना है, एक पोलर है एक नॉन पोलर है, और आंसर लिखना है
अनलाइक डोंट डिसॉल्व ईच अदर। तीसरा इसका है चूज वन ऑफ द पेयर दैट मिक्स एंड से व्हाट एवर द एंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, तो कौन सा जो है वो मिक्स होगा, तो उसका आंसर है अल्कोहल और एसीटोन, वाटर और एसीटोन। ये ना एक थोड़ा सा जो मिक्स होने के चांसेस है वो इसी के ही है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, और इनमें क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वाटर और एसीटोन के मिक्स होने के चांसेस है, तो आंसर इज वाटर एंड एसीटोन। आंसर इज वाटर एंड एसीटोन। पहला इसका आंसर है वाटर एसीटोन, और साथ में उसने कह दिया कि इसमें कौन सी हीट ऑफ अपना जो है होगी, सोल्यूशन होगी, तो आपने बताना है पॉजिटिव एंथैल्पी होगी। पॉजिटिव को हम लोग एंडोथर्मिक बोलते हैं। पॉजिटिव क्यों होगी वो भी सुन लें। वाटर में कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, 2, लेकिन जब ये आपस में बनाते हैं तो कितनी रह जाती है, 1। कितनी रह जाती है, 1। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़नी पड़ी, क्योंकि वाटर में कितनी होती है, 2, तो वाटर को एसीटोन में मिक्स होना है तो कितनी रह जानी, 1। इसका मतलब एक वो तोड़ेगा तो तभी एक रहेगी ना। ठीक है, तो इसीलिए जब कोई बॉन्ड तोड़ा जाता है तो इसमें हीट ऐड होती है, तो हीट ऐड होती है तो इस वजह से इसका इंटरमिक्सिंग क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। इनका इंटरमिक्सिंग क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। तो इसलिए आपने लिखना है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब एंडोथर्मिक। जी, डिस्क्राइब वेरियस कीपिंग फिजिकल प्रॉपर्टीज डाटा बिलो। तो कहता है डिस्क्राइब वेरियस फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग, हाँ मतलब फैक्टर्स बताएं इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ने के जो फैक्टर्स हैं। तो पहला देखो लिखा हुआ है नियोन, फिर आर्गन, फिर वाटर, फिर सोडियम फ्लोराइड, फिर डायमंड के ऊपर से नीचे इनके मेल्टिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहे हैं, तो लिख ले, हर किसी के आगे आंसर लिखना है आपने, हर किसी के आगे आंसर लिखना है। जरा गौर से सुन ले, मैं रिपीट नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो नियोन है उसके आगे लिखें लंदन फोर्सेज होती हैं। कौन सी फोर्सेज होती हैं, लंदन। इन लंदन की वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है। ठीक है, फिर आर्गन, आर्गन में भी लिखे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज है, लेकिन हीलियम से ज्यादा है। वाटर में लिखे 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तभी इसका जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, बहुत ज्यादा है। सोडियम फ्लोराइड में लिखे आयोनिक बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। डायमंड, डायमंड में लिखे 4 कोवलेंट बॉन्ड है। डायमंड में क्या लिखना आपने, 4 कोवलेंट बॉन्ड है। 4 कोवलेंट बॉन्ड होने की वजह से इसमें तो और ज्यादा तगड़ी फोर्सेस होगी, तभी तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3350 है। क्वेश्चन नंबर 9 पे है द बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलर मैसेज ऑफ हाइड्रोजन फॉलो। ये बॉइलिंग पॉइंट है तो हम बॉइलिंग पॉइंट वाला नहीं करेंगे। ठीक है, आगे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 10 वेपर प्रेशर, ये भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इवेपोरेशन वाला, ये भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मैंने करवा दिया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोटीन मैंने करवा दी। फॉर्मेशन ऑफ आइस, लेसर डेंसिटी वगैरह ये भी हमने कर लिया, और सॉल्युबिलिटीज ऑफ कंपाउंड ये भी हमने आपको बता दिया। व्हाट आर लिक्विड क्रिस्टल्स, ये डिटेल से मैंने आपको बताया और इसके यूजेस में सारा कुछ आपको समझाया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। ठीक है, पहला इवेपोरेशन causes कूलिंग, आउट ऑफ सिलेबस। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस एट आवर टेम्परेचर, आउट ऑफ सिलेबस। बॉइलिंग नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ वाटर, फुड़क गया। अर्दनवेयर वेसल्स की वाटर कोल, अर्दनवेयर वैसे कहते हैं कि मिट्टी के बर्तन, ये भी फुड़क गया। वाई समवन फील कूलिंग अंडर फैन आफ्टर बाथ, यानी कि नहाया के बाद ठंड क्यों लगती है, ये भी सिलेबस से निकाल दिया है। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये भी निकाल दिया है। बॉइलिंग पॉइंट ये भी निकाल दिया है। वैक्यूम डिस्टिलेशन ये भी निकाल दिया है। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंसेस ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपोराइजेशन ये भी निकाल दिया है। और सिर्फ 10वां सवाल रह गया, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज टू हाई, क्योंकि इसमें साइज बड़ा है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स तब बड़ी है। सिर्फ आखिरी है क्वेश्चन ऑफ सॉलिड पे आ जाए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आयनिक सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय solubility in polar solvent, एक्चुअली ये भी सिलेबस में नहीं है।
लेकिन आप कर ले। एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक तकरीबन सारी करें, जो बिल्कुल आउट ऑफ टच हो वो ना करें, ठीक है। एमॉर्फस सॉलिड, पहले लिखा हुआ है आप शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं, डिफ्यूज होते हैं। फिर लिखा हुआ अंडरगो क्लीन क्लीवेज, नहीं, ये कट करें तो ये अन्य वहाँ कटते हैं, क्रिस्टलाइन क्लीन क्लीवेज रखते हैं। है परफेक्टली अरेंजमेंट ऑफ एटम, झूठ बोल रहा है, इसमें तो अरेंजमेंट नाम की चीज ही कोई नहीं है सिवाय थोड़ी सी जगहों के क्रिस्टलाइट्स के। कैन पोजेस स्मॉल रीजन ऑफ ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एटम, यस, उन्हें हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं क्रिस्टलाइट्स। क्रिस्टलाइट्स, डेल्टा को दूसरी भाषा में क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइट्स, तो ये होता है। Then the molecules of carbon dioxide in dry ice form, मॉलिक्यूल है तो ये बनेगा मॉलिक्यूलर क्रिस्टल, आयनिक कंपाउंड होता तो आयनिक क्रिस्टल, ठीक है। तो ये इसलिए बस कर लें, वैसे ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडो सॉलिड, ग्लास, ग्लास की कोई शेप नहीं होती, ये स्यूडो सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड है। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आंसर इज चार्ली, क्योंकि इसके अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ये मैंने आपको एलोट्रॉपी में पढ़ाया। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और डायमंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, 4 बॉन्ड बनाता है इस वजह से। फिल इन द ब्लैंक्स, इन द लिक्विड क्रिस्टल द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टू विच एटम इज अटैच, ये निकाल दें, इसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। देयर आर डैश ब्रेवस लेटिसेस, कितनी ब्रेवस लेटिसेस हैं भी बताएं, 14, ठीक है जी, कितनी है 14। 14 क्यों है कोई बताएगा? 7 जो होती है ना वो सिंपल होती है, 7 क्या होती है, सिंपल होती है, और 7 उसके फेस के सेंटर में एक बॉल लगा होता है, यानी कि एक क्यूब होगी, एक फेस सेंटर्ड क्यूब होगी, ठीक है, और एक अपना हेक्सागोनल होगी, दूसरी फेस सेंटर्ड हेक्सागोनल होगी, सही है। तो ये इसको हम लोग इस तरह करके क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। उसके बाद द सुडो सॉलिड इज रिगार्डेड एज सुपर कूल्ड लिक्विड, उसे क्या कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास में बिगन टू क्रिस्टलाइज बाय द प्रोसेस कॉल्ड अनीलिंग, ANEALING, दोबारा बोल रहा हूँ, ANN कर ले, ANNEALING, अनीलिंग, या उसका दूसरा आसान मतलब क्या होता है, स्लो कूलिंग, अनीलिंग या स्लो कूलिंग। Crystalline solid which exhibit the same dash in all direction are called dash। सेम के बाद आना है फिजिकल प्रॉपर्टीज, और अगली फिल इन द ब्लैंक में आना है आइसोट्रोपिक, जिनकी प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में सेम हो से आइसोट्रोपिक कहते हैं। द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द डैश ऑफ क्रिस्टल इज कॉल्ड क्रिस्टलोग्राफी। स्ट्रक्चर कर लें, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल्स, शेप ऑफ क्रिस्टल भी कह सकते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल भी कह सकते हैं, दोनों सही माने गर्दाने जाएंगे। Indicate true and false. There are 5 parameters of universal dimension. No, 6, गलत हो गया। Ionic crystals are very hard, ठीक है। Low volatile, ठीक है। Very low melting point, ये झूठ है, high melting point होते हैं, इसलिए ये गलत हो गया। The value of latest energy of ionic substances depends upon the size of ion, out of syllabus है। Molecular orbital theory of solid is also called band theory, ये वैसे सही है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। आयनिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, ये सही है लेकिन आउट ऑफ सिलेबस है। नंबर 4, व्हाट आर सॉलिड्स, गिव जनरल प्रॉपर्टीज, हमने करवा दिया। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, गिव 3 एग्जांपल्स, ये आपको सारी प्रॉपर्टीज हमने 10 की 10 करवा दी, यहाँ तो सिर्फ 8 पूछी है ना। डिफाइन यूनिट सेल, हमने आपको सारी डायमेंशन 6 चैप्टर की 6 क्वेश्चन की करवा दी। एक्सप्लेन 7 क्रिस्टल सिस्टम एंड ड्रा द शेप्स ऑफ देयर यूनिट सेल, ये भी हमने आपको ड्रा करने के तरीके बता दिए। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर आयनिक सॉलिड्स, गिव देयर प्रॉपर्टीज, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ, ये आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 9, मेटालिक थ्योरी, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। एक्सप्लेन विद द डायग्राम, ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टल्स आर सॉल्ट फ्रैक्चर, इसलिए ये भी आउट ऑफ सिलेबस है। 10 भी आउट ऑफ सिलेबस है, 11 भी आउट ऑफ सिलेबस है। 12 को देखते हैं, अगर कोई इसका पार्ट है फ्रॉम द सिलेबस तो हम उसे देखें, वरना इसे भी किक आउट करके बाहर फेंकते हैं। सोडियम इज सॉफ्टर देन कॉपर, फारग हो गया। डायमंड इज हार्ड एंड एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इसका आंसर लिख लें, वैसे ये आउट ऑफ सिलेबस के करीब करीब है, लेकिन ये एलिट्रोपी में की सेंस में आ जाता है। बस आप कहते हैं हार्ड का, हार्ड के ऊपर लिख लें 4 कोवलेंट बॉन्ड, हार्ड के ऊपर लिख लें 4 कोवलेंट बॉन्ड, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, इंसुलेटर के ऊपर लिख लें नो फ्री इलेक्ट्रॉन। तो 2
अपना वर्ड है, आपने इसे स्टेटमेंट में लिख देना है, क्योंकि डायमंड में कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है इसलिए ये हार्ड है। और इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर का मतलब इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिस वजह से नॉन कंडक्टर है। फिर सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड आउट ऑफ सिलेबस। आयोडीन डिसॉल्व रेडिली इन टेट्राक्लोरोमीथेन, यस दिस इज डिपेंडेंट ऑन आवर सिलेबस, बिकॉज आपने लिख देना है आयोडीन को लिखें आयोडीन नॉन पोलर, टेट्राक्लोरोमीथेन नॉन पोलर। तो लाइक डिसॉल्व लाइक, नॉन पोलर को हल कर लेता है, इस वजह से ये एक दूसरे में सॉल्युबल है। तो लिख लें लाइक डिसॉल्व लाइक। वेपर प्रेशर थोड़ा गया। अमॉर्फस सॉलिड लाइक ग्लास इज कॉल्ड सुपर कूल्ड लिक्विड, यस दिस इज प्रेजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 6। क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? 6। तो 6 वाला आपको हमने बिल्कुल करवाया हुआ है, प्रॉपर्टीज में लिखवाया हुआ है कि मैंने क्या कहा था कि जब आप अपना गिलास को मेल्ट करते हो तकरीबन 13 to 1500 डिग्री सेल्सियस, आप लिख सकते हैं 1500 डिग्री सेल्सियस मेल्ट करते हैं, और फिर उसे अपना जो लिक्विड गिलास है उसे सुपर कूल्ड किया जाता है, यकदम ठंडा किया जाता है, ठीक है, जीरो पे लाया जाता है। तो उसके लिए नो टाइम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए टाइम नहीं बचता। जब अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के लिए टाइम नहीं बचता तो उससे क्या होता है? उससे ये होता है कि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमॉर्फस सॉलिड में। तो वो लिक्विड की सुपर कूलिंग से बना है, इसीलिए सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। ठीक है, ग्लास इज फॉर्म्ड बाय सुपर कूलिंग ऑफ लिक्विड ग्लास from 1500 to 0 degree Celsius, due to which it is called supercooled liquid. Cleavage of अपना क्रिस्टल इज इटसेल्फ एनिसोट्रॉपिक बिहेवियर, बिल्कुल ठीक। डायरेक्शन के बदलने के साथ साथ क्लीविंग प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड बदलती है। क्यों? जब डायरेक्शन बदलते हैं तो अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इधर को वर्टिकल होगी, इधर को टेढ़ी होगी, जिधर को भी होगी तो शेप पे डिपेंड करती है, तो इसलिए अरेंजमेंट बदलेगी, क्लीवेज प्रॉपर्टी बदलेगी ही बदलेगी। इसके बाद crystal showing isomorphism mostly have the same atomic ratio, बिल्कुल सही। कि शेप्स किस पे डिपेंड करती हैं? शेप्स किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक रेशियो पे। अगर एटॉमिक रेशियो सेम होगी तो आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। आइसो मीन सेम, मॉर्फ मीन शक्ल, आइसोमॉर्फिज्म सेम शक्ल शो करना। ये क्या कहलाता है? आइसोमॉर्फिज्म में आता है। इसके बाद the transition temperature is shown by elements having allotropic form and by compounds showing polymorphism। जाहिर बात है एलिमेंट्स जो फिनोमेना शो करते हैं वो एलोट्रोपी होते हैं, तो एलिमेंट्स अगर डिफरेंट फॉर्म शो करते हैं तो उसे एलोट्रोपी ही कहते हैं, सही है। तो वो एलिमेंट्स शो करते हैं, और कंपाउंड जो शो करते हैं उसे अपना कहते हैं अपना पोलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो इसमें यही लिखना था कि कंपाउंड्स पोलीमॉर्फिज्म शो करते हैं और एलिमेंट्स जो है वो एलोट्रोपी शो करते हैं। इसलिए ट्रांजिशन टेम्परेचर जो एलिमेंट्स का होगा वो एलोट्रोपी में आएगा, और जो कंपाउंड का होगा वो पॉलीमॉर्फिज्म में आएगा। आउट ऑफ यूनिट सेल एंगल हेक्सागोनल एंगल इज 120। ये मैंने बताया एंगल निकालने का तरीका 180 इंटू ब्रैकेट n-2 ओवर n, n-2 ओवर n, और n नंबर ऑफ इक्वल साइड्स को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, छोड़ दें इसे, नहीं है। 12th पार्ट क्लोज पैकिंग नहीं है। आयनिक क्रिस्टल डोंट कंडक्ट नहीं है। 14 पार्ट नहीं है, और 15 पार्ट भी नहीं है। तो बाकी इसमें नहीं शामिल, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा, हाँ जी वो कुछ है सर जो 120 डिग्री वाला आपने क्वेश्चन करवाया है, तो उसको फॉर्मूला लिखो, दोबारा बोल दें। मैंने बोला है, मैं लिख के देता हूँ। एंगल इज इक्वल टू 180 इंटू n-2 ओवर n, और n क्या होता है? नंबर ऑफ इक्वल साइड्स। जैसे हेक्सागोनल में ये इक्वल साइड्स 6 हैं, तो इधर 6 लगेगा। 6 माइनस 2 4 आया, और ये 6 अपना 6 आ 180 यहाँ पे आएगा ना 6, हाँ। तो ये बनेगा 6 कितना होगा? 30 630 आ 180 630 30 को जब हम 4 से तरफ देते हैं 120 आ जाता है, तो वो सॉल्व करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपकी एक्सरसाइज खत्म हुई, चैप्टर नंबर 4 खत्म हुआ, ठीक है। तो इंशाल्लाह लजीज हम अब चैप्टर नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो 5 हमने इंशाल्लाह करना है, ठीक हो गया जी। यहाँ तक के लिए कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग हमें कर सकते हैं।